दर्जी सास की दो मॉडर्न तीन संस्कारी बहू। कौशल्या सिलाई की मशीन पर कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसकी बहू निहारिका उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? राशन खत्म हो गया है, खाने के लिए क्या बनाऊं? ओहो, राशन भी अभी ही खत्म होना था। अच्छा हुआ जो मुझे विमला भी पैसे देकर चली गई थी। ये ले बहू, इससे जितना राशन हो सके उतना राशन ले आओ। निहारिका पैसे लेकर राशन लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ कौशल्या की बाकी की दोनों बहू घर के काम काजों में लगी होती हैं। तभी कौशल्या अचानक ही अपने बेटे को याद कर रही होती है। रोहन और रोहित जब से शहर गए हैं, अपनी माँ को तो भूल ही गए हैं। मैं आज ही उनको फोन करूंगी और उन्हें उनकी माँ की याद दिलाऊंगी। कौशल्या ऐसा कहकर अपने बेटे रोहन को कॉल करती है। रोहन फोन नहीं उठाता तो वो अपने बेटे रोहित को कॉल करती है, जिसके चलते रोहित फोन उठा लेता है। हाँ हाँ, कहो क्या हुआ, कोई काम है क्या? अरे बेटा, काफी समय हो गया है, तू और रोहन तो शहर जाकर हमें भूल ही गए हो। अरे अपनी माँ से मिलने कब आ रहे हो गाँव में? माँ, दरअसल अभी मुझे बहुत सारा काम है, मेरा मालिक मुझे छुट्टी ही नहीं देता है। अब क्या करूँ, काम भी तो जरूरी होता है ना माँ। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, तू पहले अपना काम ही देख ले। लेकिन बेटा, अपनी माँ को भूल मत जाना। जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ से मिलने जरूर आना। इतना कहकर कौशल्या फोन काट देती है, जिसके बाद कौशल्या अपनी मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। कौशल्या दर्जी का काम अपने घर का खर्चा चलाने के लिए करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों निकम्मे बेटे शहर में यहाँ वहाँ केवल टाइम पास ही कर रहे थे। उनके पास कोई नौकरी या कोई घर तक नहीं था। अपने भाई रोहन को फोन वो करता है और उसे अपने पास बुलाता है, जिसके बाद रोहन भी पार्क में उसके पास आ जाता है। अरे भाई, तू तो जानता ही है, यहाँ आने के बाद हमने पैसों के लालच में उन दोनों बहनों से शादी तो कर ली, लेकिन अब हम दोनों के पास ही कोई काम नहीं है। अब हम क्या करें? भाई अब मैं तुझे क्या बताऊं, मैं दोनों बहनें तो घर पर कब्जा करके बैठी हैं। कहती हैं जब तक पैसे नहीं लेकर जाएंगे तो हमें घर के अंदर घुसने नहीं देंगे, और माँ को तो इतना भी नहीं पता कि हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे पास एक आइडिया है, आज ही मेरे पास माँ का फोन आया था, वो हमें मिलने के लिए बुला रही थी। एक काम करते हैं, हम अपनी दोनों पत्नियों को माँ के पास लेकर चलते हैं। वो दर्जी का काम करती है, हमारा और उनका खर्चा वो खुद ही देख लेंगी। लेकिन अपनी मॉडर्न पत्नियों को हम गांव कैसे लेकर जाएं? उन्हें तो गांव के तौर तरीके भी नहीं आते। माँ को कहीं कोई झटका न लग जाए उन्हें देखकर। अरे भाई, चिंता मत कर, हमारी खुशियों के आगे हमारी माँ झुकी जाएगी। रोहित और रोहन अपनी दोनों मॉडर्न पत्नियों को लेकर गांव में अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। जब गांव के सभी लोग छोटे कपड़ों में उन दोनों की पत्नियों को देखते हैं तो वो कई सारे आपस में बातें करने लगते हैं। जैसे ही कौशल्या भी उन दोनों को छोटे छोटे कपड़ों में देखती है तो वो रोहन और रोहित से कहती है, हे भगवान, तुम दोनों के साथ ये दोनों लड़कियां कौन है? और जरा इनके कपड़े तो देखो, लगता है दर्जी ने कपड़ा सिलते हुए आधा कपड़ा अपने पास ही रख लिया और कपड़े में कंजूसी करके पूरा कपड़ा बर्बाद कर दिया। और इन दोनों ने कितने शौक से इसे पहना हुआ है। ओह माय गॉड, तुम्हारी माँ कितनी ओल्ड फैशनेबल है। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि हमने कितने फैशनेबल कपड़े पहने हैं, और आजकल ऐसे ही कपड़े ट्रेंडिंग भी ज्यादा चल रहे हैं। देखो, हम दोनों बहनों को तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन हमारे कपड़ों के बारे में जरा भी कुछ मत कहना, क्योंकि हमें अपने कपड़ों से बहुत प्यार है। हमारे कपड़े एक बहुत बड़ा डिजाइनर सिलता है। लगता है तुम्हारे डिजाइनर वाले दर्जी को कपड़े सिलने नहीं आते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े सिल कर देती हूँ। कौशल्या अपनी मॉडर्न बहू को एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन वो उनके लिए अपने ही हाथों से कपड़े बनाना शुरू कर देती है। वो अपने हाथों से सिले हुए सूट सलवार लाकर अपनी दोनों बहुओं को देती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है, ये लो बहू, इन कपड़ों को पहन लो, फिर तुम बहुत सुंदर दिखोगी। और तुम्हारा ये जो आधा शरीर लोगों को दिखाई दे रहा है, ये भी ढक जाएगा। रोहन, देख लो, कहीं तुम्हारी माँ बौखला तो नहीं गई है। अरे भला मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन लूंगी, वो भी इतने घटिया कपड़े। हमारा जो मन करेगा हम वही पहनेंगे। इन्हें कह दो हम अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करें।
रितिका इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ हेमा आती है और कहती है, अरे अरे देवर जी, आपको पूरे शहर में ये दोनों आइटम ही मिली थी क्या? अरे इससे अच्छी तो गांव की लड़कियां होती हैं। अगर उनसे शादी करते तो तुम्हें इतने नखरे झेलने नहीं पड़ते। हेमा की बात रितिका और कृतिका दोनों ही सुन लेती हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी शिल्पा कहती है, माँ जी, अगर ये इसी तरह पूरे गांव में घूमती रही तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे जरा देखो तो सही, आधी नंगी बहू देखने के बाद गांव के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कौशल्या और उसकी तीनों संस्कारी बहू उन दोनों बहनों को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद वो दोनों बहनें गुस्से से अपने पतियों से कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम हमें इसलिए यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि ये एक तुम्हारी चाल थी। इससे अच्छा तो हम यहाँ पर आते ही नहीं तो ज्यादा बेहतर होता। अगर ये तमाशा बंद नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें यहाँ से चली जाएंगी और तुम दोनों को ही छोड़ देंगे। उन दोनों की ये बातें सुनते ही कौशल्या कहती है, अरे बहू, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल करे वो पहनो, लेकिन इस तरह मेरे बेटे को मत छोड़ो। कौशल्या ऐसा कहकर कपड़े सिलने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उन दोनों बहनों के नखरे बढ़ते ही जाते हैं। वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमा करती थी, जिसके चलते गांव के सभी लोगों को उनका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो स्विमिंग करने के लिए नदी के अंदर जाती हैं, जहां पर पहले से ही कई सारे मर्द नहा रहे होते हैं। अरे वाह वाह, यहाँ कोई चमत्कार तो नहीं हो गया है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? अरे हमारी इस नदी के अंदर 2 अप्सराएं कूदी हैं। अरे भाई, आज तो हमारी लॉटरी निकल गई है। लॉटरी, चल चल जल्दी से अपने अपने माल पर कूद पड़ते हैं। महेश और राजेश दोनों ही कृतिका और रितिका की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनकी उन्हें कानों कान खबर भी नहीं होती। वो नदी में उनके पास आकर नहाने लगते हैं, जिसके चलते कृतिका और रितिका उन दोनों से बातें भी करने लगती है। इसी प्रकार अब ये दोनों रोजाना उस नदी में जाकर नहाती और उन दोनों से बातें करती। एक दिन रितिका और कृतिका दोनों ही राजेश और महेश के साथ सिनेमा हॉल जाने का प्लान करती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, जिसके चलते वो दोनों अपने पतियों के पास आकर उनसे कहती हैं, हमें पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और तुमने कहा था गांव में आने के बाद तुम्हारी माँ हमारे सारे खर्चे अपने आप देखेगी। हाँ हाँ, अब जैसा तुमने कहा था वैसा करो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम दोनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हम चली जाएंगी। रोहन और रोहित दोनों मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद में अपनी माँ से वो पैसे मांगते हैं, लेकिन कौशल्या के पास पैसे नहीं होते, जिसके चलते वो मजबूर अपने सोने के कंगन भी बेच देती है। दर्जी का काम करने के बाद भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। ये लो बेटा, तुम अपनी पत्नियों के शौक पूरे करो। रोहन और रोहित दोनों ही पैसे लेकर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन दोनों की पत्नियां राजेश और महेश के साथ सिनेमा हॉल देखने चली जाती हैं। इधर कौशल्या की तीनों संस्कारी बहू कौशल्या को समझाने लगती हैं। अरे माँ जी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा माँ जी? कहीं हमें अपनी मॉडर्न देवरानियों के चलते सड़क पर ना आना पड़ जाए माँ जी। अभी उन दोनों को गांव के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। एक तरफ कौशल्या अपनी मॉडर्न बहुओं के बारे में इतना सोच रही होती है, तो दूसरी तरफ महेश और राजेश दोनों ही सिनेमा हॉल के अंदर ही रितिका और कृतिका के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं और उन्हें छेड़ने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाती हैं और वहां से भागकर वापस घर लौट आती हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है। हमें ऐसे कपड़े पहनकर उनके साथ घूमने नहीं जाना चाहिए था। तुमने सही कहा, हमने औरत होने के बाद भी अपनी मान मर्यादा को समेट कर नहीं रखा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें अपनी सास की बात माननी चाहिए थी। वो दोनों अपनी दर्जी सास के पास जाती हैं और अपने लिए सूट सलवार सिलवा लेती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों सूट सलवार पहनना शुरू कर देती हैं और गांव के तौर तरीके भी सीखने लगती हैं। उनकी एक गलती से उन्हें बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसके बाद वो अपने दोनों पति और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। भावना की शादी ऋत्विक से हुई थी। ऋत्विक अब अपनी बहन से ज्यादा पत्नी को इम्पोर्टेंस देने लगता है। जो बात उसकी बहन शनाया को चुभ जाती है, इसलिए वो अपनी भाभी से किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा करती थी। उसे कभी सास से सुनवाती थी तो कभी ऋत्विक से, जिससे उसे खुशी मिलती थी। ऐसे एक सुबह भावना बहुत मेहनत से ऋत्विक के जन्मदिन के लिए गाजर का हलवा बनाती है और कहती है,
ऋत्विक, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपकी पसंदीदा चीज बनाई है, जरा इसे चखिए तो सही। हाँ हाँ, खाता हूँ। अरे बहू, हमें भी परोस दे। परोसो भाभी परोसो, जैसे ही भाई से खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट देंगे। अरे भाभी, मुझे भी दीजिए ना। हाँ, ये लो, तुम भी खाओ। तभी सब गाजर के हलवे का पहला कौर खाते ही हैं कि शनाया अपने भाई की चम्मच को गिराकर कहती है, भाई इसे मत खाना। शनाया, ये तुमने क्या किया? बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए बनाया था और तुमने गिरा दिया इसे। भैया, चाहे तो मुझे डांट लो, मैं आपकी डांट सह लूंगी, लेकिन मैं आपकी बिगड़ी हुई तबीयत नहीं देख सकती। क्या कहना चाहती है तू? तुम तो ऐसे कह रही हो शनाया, जैसे कि मैंने इसमें जहर मिलाया हो। आप ऐसा कह सकती हैं भाभी। भैया, गौर से देखिए, इसमें भाभी ने बादाम डाला है। बादाम खाने से एलर्जी हो जाती है आपको। फिर भी भाभी आपको यही खिला रही थी। अगर भैया इसे खा लेती तो भैया की तबीयत बिगड़ जाती। बादाम? मैं सच बोल रही हूँ जी, मैंने इसमें बादाम नहीं डाले थे। मुझे पता है आपको इससे एलर्जी है। रहने दो तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज जन्मदिन के दिन तुम पता नहीं क्या कर देती मेरे साथ। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। भावना, भावना से खाना बनाना सीखो, जाओ। बहू, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं भी नहीं जानती। गुस्सा होकर ऋत्विक वहां से ऑफिस चला जाता है और सास कमरे में। अपनी भाभी की आंखों में आंसू देखकर शनाया को बहुत मजा आता है और ये सब करना पहली बार नहीं था। नंद की हंसी देखकर भावना अपने मन में कहती है, नंद जी, ये सब तुमने जानबूझकर किया है और ऐसा पहली बार नहीं था। पर आज के दिन भी तुम ऐसा करोगी और मुझे ऋत्विक जी से सुनवाओगी, ये मैं नहीं जानती थी। पर अब तुम्हारी जिंदगी को मैं बर्बाद कर दूंगी, देखती जाओ। वहीं शीशे में खुद को निहारते हुए शनाया कहती है, भाभी ने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया है। मैं उनसे कुछ मंगवाना भी चाहूँ तो बिल्ली की तरह आंखें दिखाती है। भैया आप मुझे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते, सिर्फ इसकी वजह से। अब मजा आया ना जब भैया ने मेरी प्यारी सी भाभी को डांट दिया। उनके गाजर के हलवे में सुबह मैंने ही बादाम मिलाए थे, बेचारी की मेहनत बर्बाद हो गई। इस तरह की छोटी मोटी चाल शनाया अक्सर खेलती थी। वहीं कुछ महीने बाद ऋत्विक एक अच्छा लड़का देखकर शनाया की शादी मोहित से कर देता है। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर एक दिन शनाया पग फेरे की रस्म करने के बहाने अपने मायके आती है तो निर्मला उसके गले लगकर कहती है, अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई, अब महीने भर तक यहीं रहेगी। और बता, दामाद जी कैसे हैं? चिंता मत करो माँ, तुम्हारे पास ही रहूंगी। आपके दामाद जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे को। आप देखो तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे दूर करती हूँ, उसकी सौतन लाकर। अरे मेरी नंजी आ गई, चलो तुम्हारी खातिरदारी करूं। तभी भावना चाय पकौड़े लाकर अपनी नंद को खिलाती है और बैठे बैठे कहती है, और बताइए दीदी, कैसा चल रहा है? जीजू अच्छे तो हैं, गुस्सा तो नहीं करते छोटी छोटी बात पर? नहीं, वैसे तो नहीं करते भाभी, पर कभी कभार कर देते हैं। कर भी देते हैं ना, तो दीदी उन्हें अपनी मुट्ठी में करके रखना। नई नई शादी है, वरना वो हमेशा ही पूरी जिंदगी आप पर हुक्म चलाएंगे। इससे बेहतर है आप उन्हें अभी से कंट्रोल करके चलो। पूछा करो कहाँ जाते हैं, देर लग जाती है, क्या पता अब कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली उन्होंने? हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। ऐसा कहकर धीरे धीरे अपनी नंद के दिमाग में उसके पति के खिलाफ चीजें वो भड़काती है और वैसे ही वीडियो फोन पर दिखाती है। 2 दिन बाद जब मोहित घर पर आता है तो उसकी सास, ऋत्विक, भावना सब आप भगत करते हैं। अकेले में भावना मोहित को भी शनाया के खिलाफ भड़का देती है और कहती है, जीजी के सामने आप कभी मत झुकना। वैसे आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? राजीव चौक पर प्राइवेट लिमिटेड है ना, वहीं पर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। अब आखिरी दाव चलना है मुझे। अपनी फ्रेंड मनीषा को उस कंपनी में इनके पास भेज दूंगी, जो बनेगी मेरी ननद की सौतन। भावना जैसा कहती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। मोहित को अपनी कंपनी में मनीषा को भेज देती है। फिर वो अपनी अदाएं दिखाकर मोहित के करीब आती है, जिससे दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और मनीषा मोहित को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेती है। तभी मंदिर में मोहित कहता है, मनीषा, मैंने तुमसे शादी तो कर ली, पर शनाया का क्या होगा?
देखो, उस घमंडी लड़की के बारे में मत सोचो। ऐसा करो, तुम मुझे अपने ससुराल ही ले चलो, ताकि सबको वो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही चल जाए, और उसी वक्त सारी बात क्लियर कर देना शनाया से। हाँ ठीक है। तभी मनीषा के फोन पर भावना का कॉल आता है और वो एक साइड से बात करते हुए कहती है, भावना, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। हम आ रहे हैं। बहुत अच्छा, अब मैं लाऊंगी उसकी जिंदगी में तूफान। तूफान कहाँ, तू तो पूरी की पूरी सौतन ला रही है। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, तैयारी कर गृह प्रवेश की। ये कहते ही मोहित उसे अपनी ससुराल में ले आता है। शनाया अपने मायके में सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। भावना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो भावना कहती है, दीदी देखिए, हमारे दामाद जी आपकी नई सौतन लेकर आए हैं यहाँ। क्या? ये सब क्या है मोहित? मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ जब तुम मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करोगी। तो ये मनीषा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और अब ये हम दोनों के साथ यहीं रहेंगी तुम्हारे मायके में। क्यों डार्लिंग? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो कोई हमारा गृह प्रवेश करवाओ। मोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जैसे भी हुई है, इसका कारण आपकी बेटी है। इसने मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव किया, मुझ पर चिल्लाया, शक किया, इसलिए मैंने शादी कर ली। तभी मोहित भावना से गृह प्रवेश करने को कहता है। फिर वो उसका गृह प्रवेश करवाती है और मन ही मन भावना बहुत खुश होती है अपनी ननद की आंखों में आंसू देखकर। कुछ दिन बीतते हैं। मनीषा वहाँ बहू बनने के सारे तौर तरीके करती है, पर अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कभी उस पर ऋत्विक चिल्ला दिया करता था तो कभी निर्मला। वो बहुत उल्टा जवाब देती है और ये सब उसे भावना की वजह से सहना पड़ता है। तो मनीषा अकेले में कहती है, भावना, तू ये सब मुझसे क्या करा रही है? तेरी वजह से तेरे ससुराल वाले मुझे बहुत कुछ उल्टा कहते हैं। मैं अब ये नाटक और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे सौतन की तरह यहाँ पर लाकर। अच्छा, तुझे ये दिख रहा है, पर मेरे आंसू नहीं दिख रहे। अपनी दोस्ती का कर्ज उतार। तू नहीं जानती उसने मुझे कितना ऋत्विक से सुनवाया है। ऐसी ननद को तो ऐसे ही परेशान होना चाहिए। उन दोनों की ये बात शनाया सुनकर ताली बजाते हुए कहती है, वाह भाभी वाह, आप तो खुद अपनी ननद की सौतन ले आई हैं इस घर में। माँ, भैया, मोहित जी, जल्दी आइए, मुझे आपको इन दोनों की सच्चाई बतानी है। क्या हुआ शनाया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तभी शनाया उन सबको मनीषा और भावना की सुनी हुई सारी बात बताती है, जिसके बाद ऋत्विक एक चांटा भावना को लगाता है। तभी वो रोकर कहती है, तुमने मुझे तो थप्पड़ मार दिया, पर ये नहीं पूछा कि मैंने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों जहर घोला तुम्हारी बहन की जिंदगी में। जरूर तुम्हारी ही कोई कमी होगी। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब से शादी हुई है तब से किसी न किसी कारण से शनाया की वजह से तुमने और माजी ने मुझे बहुत सुनाया। यहाँ तक कि गाजर के हलवे में भी बादाम इसने मिलाया। मेरे खाने को ये बिगाड़ती थी, तुम्हारे कपड़ों को ये जलाती थी। ये इसने कई बार किया, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। उन सब के चलते मैंने सोचा कि मैं भी इसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बहू, तूने इसके साथ जो किया वो बहुत गलत था, पर शनाया, तूने मेरी बेटी होकर अपनी भाभी के साथ ये सब ठीक नहीं किया। जो किया है वो तो तुझे काटना ही था। देखिए, मैं ये सब नाटक कर रही थी उन दोनों को अलग करवाने के लिए, भावना की कहने पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। शनाया, तुम मोहित के साथ खुशी खुशी रहना। शनाया, मोहित जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी जिंदगी में जहर घोला। भाभी, आप माफी मत मांगिए, गलती तो मेरी भी है, पर आज के बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे, है ना मोहित जी? इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और नंद अपने ससुराल जाकर मोहित के साथ नई जिंदगी बिताती है।